साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्षकार सर हिंदी वाले शिक्षण चैनल और मैं हूं श्रवण कुमार लक्षकार। आज अपन देखते हैं काव्य दोष भाग 2। इससे पूर्व अपन ने काव्य गुण देखे थे। किसी भी काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, काव्य का रसास्वादन करने के लिए उसमें कुछ गुण होते हैं जिसके बारे में अपन ने विस्तार से अध्ययन किया था पिछले हमारे वीडियो में। माधुर्य गुण, प्रसाद गुण और ओज गुण। आज अपन देखते हैं काव्य दोष। साथियों, यदि इसको अपन सीधा समझें तो काव्य में गुण नहीं होना ही काव्य दोष कहलाता है। काव्य में गुण नहीं होना ही काव्य दोष है। काव्य हम क्यों पढ़ते हैं, काव्य की रचना क्यों करते हैं? ताकि लोगों को आनंद आए, आनंदानुभूति हो, रसास्वादन किया जाता है काव्य का। और जब काव्य के रसास्वादन में कुछ कमी रह जाए, काव्य को पढ़ते पढ़ते आनंद में कुछ कमी रह जाए, आनंद में बाधा उत्पन्न हो जाए, बस वही काव्य दोष कहलाता है। कई बार अपन देखते हैं बहुत ही स्वादिष्ट पकवान बने हुए, स्वादिष्ट मिष्ठान बना हुआ, हलवा बड़ा ही स्वादिष्ट बना हुआ है, गलती से उसके अंदर रंग रूप बहुत बढ़िया है पर गलती से उसके अंदर शक्कर की जगह नमक पड़ जाए, अब देखिए उसकी क्या हालत होती है। कुछ यही चीज़ काव्य में दोष कहलाती है। बहुत ही अच्छी दाल है, खाना खा रहे हैं पर खाते खाते दाल में कंकर आ गया, पूरा मज़ा खराब, पूरा मज़ा किरकिरा। इसी प्रकार काव्य के रसास्वादन को जब अपन करते हैं, काव्य को पढ़ते हैं, काव्य का रसास्वादन करते हैं, काव्य की में जब आनंदानुभूति होने लगती है, काव्य का पठन करते हैं और पढ़ते पढ़ते हमको कुछ बाधा उत्पन्न होती है, यही कुछ शब्द, यही कुछ तत्व काव्य दोष कहलाते हैं। आइए काव्य दोष की परिभाषाएं अपन देखते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग साहित्यकारों ने, अलग अलग शिक्षाविदों ने इसकी परिभाषाएं दी है। सबसे पहले अपन देखते हैं आचार्य वामन। आचार्य वामन ने कहा है गुणों का अभाव ही दोष है, यानी गुण नहीं होते हैं, गुणों का अभाव ही दोष है। आचार्य मम्मट, वे तत्व जो मुख्यार्थ में बाधक हैं, वे तत्व जो मुख्यार्थ में बाधक हैं दोष हैं, ये आचार्य मम्मट की परिभाषा है। और आचार्य विश्वनाथ, इन्होंने कहा है दोष वे तत्व हैं जो मुख्यार्थ का अपकर्ष करते हैं, जो मुख्यार्थ का अपकर्ष अर्थात रस की हानि करते हैं, वे काव्य दोष कहलाते हैं। परिभाषा के बाद में आइए अपन देखते हैं काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो मोटे रूप से काव्य दोष 4 प्रकार के, 4 विभिन्न भागों में अपन इसको बांट सकते हैं। पहला है शब्द दोष, वाक्य दोष, अर्थ दोष और रस दोष। तो ये 4 प्रकार के दोष काव्य में पाए जाते हैं। शब्दगत, वाक्यगत, अर्थगत और रसगत। कक्षा 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके हिंदी साहित्य की परीक्षा होने वाली है। उनके काव्य दोष, सीधा सीधा काव्य दोष 1 नंबर का प्रश्न आता है। काव्य गुण और दोष मिलाकर 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो इसकी परिभाषाएं आप बड़े ध्यान से देखें और इनके जो प्रकार हैं, प्रकार से संबंधित उदाहरण हैं, आप ज़रूर इसको देखें। आइए अब अपन इसके जो हैं विभिन्न प्रकार, चाहे वाक्यगत हो, चाहे अर्थगत हो या रसगत हो, विभिन्न प्रकार हैं, उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। ये थे
शब्दगत दोष। और अब अपन चलते हैं वाक्य संबंधी दोष। जहाँ वाक्य से संबंधित कुछ दोष होते हैं तो वहाँ पर वाक्य दोष कहलाते हैं। जैसे कुछ वाक्यों के अंदर अपन देखते हैं कि पहला अपन देखते हैं न्यून पदत्व दोष। न्यून पदत्व यानी जहाँ पर कोई एक पद कम हो, अपन को लगता है कि अर्थ ग्रहण करने में किसी एक शब्द की कमी आ रही है, एक शब्द और होता तो अर्थ ग्रहण करने में आसानी रहती, तो वो न्यून पदत्व दोष कहलाता है। जैसे अपन देखते हैं इसकी परिभाषा, जहाँ वाक्य या पद में किसी शब्द की कमी रह जाए जिससे अर्थ ठीक से समझा नहीं जा सके, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। यानी किसी शब्द की कमी है उसके अंदर जिससे अर्थ ठीक से नहीं समझा जा सकता, न्यून पदत्व, न्यून यानी कमी, न्यून पदत्व दोष कहलाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा देखते हैं, कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। अब यहाँ पर कुछ शब्द की कमी है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं। अब कृपा दृष्टि किसकी, मेरी या आपकी? काम किसके बन जाए, आपके या मेरे? जबकि कवि कह रहा है, ईश्वर को कह रहा है या किसी बड़े पुरुष को कह रहा है, कृपा दृष्टि हो जाए तो बन जाए सब काम। तो यहाँ पर एक आपकी शब्द यदि जुड़ जाए तो ये आपके शब्द की कमी है। तो ये जो कमी दिख रही है यहाँ पर, ये न्यून पद है, न्यून पदत्व दोष है। एक और अपन देखते हैं, पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु। पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु। पानी, पावक और पवन। पानी, पावक यानी अग्नि, और पवन यानी वायु, और प्रभु, प्रभु यानी ईश्वर, साधु पुरुष। ज्यों साधु त्यों साधु, ज्यों असाधु त्यों साधु। यानी इनका व्यवहार, पानी, अग्नि, हवा और ईश्वर, इनका व्यवहार चाहे साधु हो या असाधु हो, दुष्ट हो या किसी प्रकार का सज्जन व्यक्ति हो, सबके साथ समान व्यवहार होता है, सबके साथ समान व्यवहार होता है। कहना ये चाह रहा है कवि कि सबके साथ समान व्यवहार होता है, पर समान व्यवहार कहीं पर नहीं लिखा हुआ है। देखिए आप इसको पढ़ते हैं, अपन इसको अपन ऐसा देखें अपन, पानी पावक पवन प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु। पानी पावक पवन और प्रभु ज्यों असाधु त्यों साधु, इसका कोई अर्थ निकल नहीं पा रहा है। तो यदि यहाँ पर एक शब्द आ जाए इसके अंदर समान व्यवहार, यानी इनका समान व्यवहार होता है, चाहे साधु हो या असाधु हो, सबके प्रति समान व्यवहार होता है, तो ये जो चीज़ है इनके अंदर कहीं न कहीं आनी चाहिए। इस पद के अंदर कमी महसूस हो रही है। आप देखिए बार बार तो आपको लगेगा कि इसके अंदर कुछ कमी है अर्थ ग्रहण करने में, तो इस शब्द की कमी है, तो ये निम्न पदत्व दोष कहलाता है। इसी प्रकार साहित्य में एक कमी और कहलाती है, एक दोष और होता है वाक्य दोष, उसे अपन कहते हैं अधिक पदत्व दोष। अधिक पदत्व दोष। और अधिक पदत्व दोष में जैसे न्यून पदत्व में तो पद न्यून होता था, पद कम होता था, और यहाँ पर पद अधिक है, यहाँ पर पद अधिक है। जहाँ काव्य में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिनको हटा देने से भी अर्थ ग्रहण करने में बाधा उत्पन्न नहीं होती। दो शब्द आ गए समानार्थी, एक को हटा दिया तो भी अर्थ ग्रहण हो जाता है, वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। जैसे पुष्प पराग से रंग कर भ्रमर गुंजारता है। पुष्प और पराग ये दोनों बिल्कुल समानार्थी हैं। पुष्प का ही पराग होता है और पराग का मतलब ही पुष्प होता है, पराग पुष्प के लिए ही प्रयोग होता है, तो यहाँ पर अधिक पदत्व दोष है। इसी प्रकार तू निज स्व रूप में चिर महान। निज और स्व, निज और स्व ये दोनों ही बिल्कुल एक ही, निज का मतलब ही स्व और स्व का मतलब निज, दोनों का समानार्थी है, तो यहाँ पर अधिक पदत्व दोष है। इसी प्रकार एक अपन और देखते हैं अधिक पदत्व दोष के अंदर, आप लोगों ने वो देखा होगा, आइए अगला देखते हैं अक्रमत्व दोष। अक्रमत्व नाम से स्पष्ट है जिसका क्रम सही नहीं है, क्योंकि वाक्य का जो एक बनाने का जो पैटर्न है, वाक्य बनाने का जो एक शब्दों का क्रम है जमाने का, वो बिल्कुल एक व्याकरण की दृष्टि से एक निश्चित होता है, पर जब जहाँ क्रम बिगड़ता है वहाँ अक्रमत्व दोष कहलाता है। उदाहरण के द्वारा देखते हैं अपन इसको, जहाँ
वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक नहीं, व्याकरण की दृष्टि से, यानी व्याकरण की दृष्टि से जहाँ पर क्रम ठीक नहीं होता है वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। उदाहरण के द्वारा देखते हैं अपन, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, विश्व में लीला निरंतर कर रहे हैं मानवी, यानी भगवान मानव लीला कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये मानवी शब्द अंत में आ गया, तो इसको यहाँ पर होना चाहिए विश्व में मानवी लीला निरंतर कर रहे हैं, मानवी शब्द इस लीला के पहले आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार के जहाँ पर दोष हो, क्रम आपको लगे कि टूटा हुआ है, अक्रमत्व दोष कहलाता है। अगला अपन देखते हैं दुष्क्रमत्व दोष। दुष्क्रमत्व, जब वाक्य में शब्दों का क्रम शास्त्र या लोक दृष्टि से अनुचित हो, यहाँ पर तो व्याकरण की दृष्टि से अनुचित है, यहाँ पर शास्त्र या लोक दृष्टि से अनुचित हो तो दुष्क्रमत्व दोष कहलाता है। अब दुष्क्रमत्व दोष के उदाहरण अपन देखते हैं। रुपए दे दो 10 नहीं तो 20, रुपए दे दो 10 नहीं तो 20। अब एक व्यक्ति रुपए मांगता है किसी से, चाहे वो भीख मांगता है या उधार मांग रहा है या तकाजा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, पर सामान्य स्थिति में अपन क्या करते हैं, जब रुपए मांगते हैं तो पहले ज़्यादा पैसे मांगते हो, फिर बाद में कम मांगते हैं। भाई 100 रुपये दे दे, कि नहीं भाई चलो 50 ही दे दें, नहीं चल 20 ही दे दें। तो ये क्रम होता है। पर यहाँ पर रुपए दे दो 10 नहीं तो 20, पहले 10 मांग रहे हैं फिर बाद में 20 मांग रहे हैं, ये बिल्कुल ही लोक दृष्टि से अनुचित है, ऐसा कोई नहीं मांगता। तो ये दुष्क्रमत्व दोष है। इसी प्रकार नृप मोह को हय दीजिए अथवा मत गजेंद्र। नृप कहते हैं राजा को, राजा से मांगी जा रही है, राजा से दक्षिणा मांगी जा रही है, और दक्षिणा में हाँ राजा कहते हैं कि भाई जो भी मांगो, तो वो कह रहे हैं नृप मोह को हय दीजिए, नृप मोह को हय दीजिए, मोह को यानी मुझे, हय कहते हैं घोड़े को, हे राजा मुझे घोड़े दीजिए, और घोड़े नहीं है तो हाथी दीजिए। तो ये भी अनुचित है, पहले हाथी मांगना चाहिए और हाथी नहीं है तो फिर घोड़े मांगना चाहिए। तो ये जो क्रम है हाथी और घोड़े का, पहले घोड़ा मांगकर फिर हाथी मांगना, पहले 10 रुपये मांगकर फिर 20 रुपये मांगना, ये जो क्रम है लोक दृष्टि से बिल्कुल अनुचित है, ये शास्त्र सम्मत नहीं है, इसलिए इसको दुष्क्रमत्व दोष कहते हैं। आइए आगे देखते हैं अर्थ दोष। अर्थ दोष में पहला है पुनरुक्त दोष, जहां एक ही अर्थ वाले शब्द का पुनः अनावश्यक प्रयोग होता है, वहां पुनरुक्त दोष होता है। एक प्रकार का अर्थ दोष है ये पुनरुक्त दोष में। तो यहां अपन देखते हैं पुनरुक्त दोष में, जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्द का पुनः अनावश्यक प्रयोग होता है वहाँ पुनरुक्त दोष होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा देखते हैं, कोमल वचन सभी को भाते, अच्छे लगते मधुर वचन। कोमल वचन सभी को भाते, भाते का मतलब मन में आना, पसंद करना, अच्छा लगना, पसंद होना। कोमल वचन सभी को भाते और अच्छे लगते मधुर वचन। तो भाते और अच्छे लगते दोनों ही समानार्थी है। तो यहाँ पर पुनरुक्त दोष है, दोनों का एक तरह का ये पुनरुक्ति हो रही है, दोनों का अर्थ डबलिंग हो रहा है। इसी प्रकार एक कक्षा 12 में संत कबीर की एक पद्य आया हुआ है, उस पद्य में एक जगह आता है, वो देखते हैं अपन। वहाँ पर भी पुनरुक्त दोष अपन कह सकते हैं, जल में उत्पत्ति जल में वासा, जल में उत्पत्ति जल में वासा, जल में नलिनी तोर निवासा। तो यहाँ पर वास और निवास, जल में उत्पत्ति जल में वास, कबीरदास जी कहते हैं आत्मा को, उस नलिनी को कहते हैं। नलिनी यानी कमल की डंडी जो होती है, कमल की जो डंडी होती है, डंठल होता है कमल के तने का तना होता है, उसको कहते हैं। जल में उत्पत्ति जल में वास और जल में नलिनी तेरा निवास, वास भी रहना और निवास भी रहना। तो यहाँ पर भी पुनरुक्त दोष कहलाते हैं। और अंत में देखते हैं रस दोष। रस दोष में जहाँ काव्य में दो प्रतिकूल रस होने के कारण रसास्वादन में कमी होती है। प्रतिकूल रस, दो रस ऐसे, श्रृंगार रस है और श्रृंगार रस के साथ साथ एकदम वैराग्य रस आ गया। श्रृंगार का मतलब आनंद, मस्ती, और उसके साथ एकदम वैराग्य की कोई बात करने लग जाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा
दोष माना जाता है, जैसे रस दोष कहते हैं। जहाँ काव्य में दो प्रतिकूल रस होने के कारण रसास्वादन में कमी होती है, वहाँ रस दोष होता है। उदाहरण देखते अपन, खेलो आज होरी गोरी करत निहोरी हम, पल में पतो न यहाँ काले कहाँ होएगो। देखिए आप, कृष्ण और गोपिका की बात है। खेलो आज होरी गोरी करत निहोरी हम, गोरी से कहती है खेलो आज होरी गोरी करत निहोरी। मैंने गोरी हमसे मनोहार करती है कि एक बार आज होली है, एक बार होली खेल लें, और अगले ही पद्य में, अगले ही चरण में वो कहती है, पल को पतो न यहाँ काले कहाँ होएगो। पल का भी पता नहीं कि कल कहाँ होंगे, यानी यहाँ पर वैराग्य की बात कर रहे हैं, मरने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही, ये यहाँ पर श्रृंगार रस है और यहाँ पर ये वैराग्य की बात कर रहे हैं। तो वैराग्य की जो रस है तो ये बिल्कुल विपरीत है। श्रृंगार रस के साथ वैराग्य रस की बात करना, करुण रस की बात करना, ये बिल्कुल विपरीत है, और यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि रस दोष है। आइए अब अपन कुछ प्रश्न देखते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल छोटे प्रश्न हैं, सरल हैं, जरूर इनको देखिए। काव्य दोष की परिभाषा दीजिए। ग्रामत्व दोष किसे कहते हैं? बिल्कुल एक लाइन में इसकी परिभाषा लिखनी है। ग्रामत्व दोष का एक उदाहरण दीजिए। चित्त संस्कृति दोष किसे कहते हैं? अश्लीलत्व दोष को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। क्लिष्टत्व दोष किसे कहते हैं? जो अपन ने देखा था, जो क्लिष्ट होते हैं, जिसका अर्थ बड़ी कठिनाई से निकलता है। तो यहाँ पर अपन एक उदाहरण अपन दे सकते हैं, ये उदाहरण अपन को याद करना पड़ेगा। दुष्क्रमत्व और अक्रमत्व दोषों में अंतर स्पष्ट कीजिए। न्यून पदत्व और अधिक पदत्व को समझाइए। काव्य के अर्थ ग्रहण में आने वाली बाधाएं कौन सी है? अर्थ ग्रहण में आने वाली बाधाएं कौन सी है? शब्द संबंधी बाधा, वाक्य संबंधी बाधा, अर्थ संबंधी बाधा और रस संबंधी बाधा, ये 4 बाधा, इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार इन सभी के आपको उत्तर कॉपी में भी करने हैं और परीक्षा की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूँ कि आज का ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा, उपयोगी रहा होगा, अच्छा रहा होगा। आप इससे संबंधित जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, आप कमेंट में लिखें, बताएं और देखते रहिए लक्ष्यकार सर हिंदी वाले शिक्षण चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।